उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के एक कमिश्नरेट कार्यालय के अंदर एक होंडा सिटी कार आकर के रोजमर्रा की तरह जब आती है तो और आकर के जब रुकती है तो उस पर लोगों की निगाहें होती हैं। दरअसल उसमें से एक पुलिस वाला एक आदमी उतरता है। आदमी जो उतरता है, उतरने के बाद वो उसकी चाबी कार की निकालता है और कार की चाबी को जो है अपनी इस उंगली में फंसाता है और फंसाने के बाद जो है इसको घुमाता हुआ वो जो है रोजमर्रा का ये काम होता है और घुमाता हुआ वो जाता है कार्यालय में। और कार्यालय में जाने के बाद वो अपनी सीट पर बैठता है और सीट पर बैठने के बाद वो शख्स, वो पुलिस वाला पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ कार्य करता है। इस कार्य करने के शैली से, कार्य करने के ढंग से जो पब्लिक के लोग भी आते हैं वो पूरी ईमानदारी, पूरी शिद्दत के साथ उनका काम करता है। उन्हें किसी भी प्रकार की आने वाले को वो परेशानी नहीं होने देता है और वो ये भी नहीं करता है कि आज का काम कल, वो A to Z तुरंत के तुरंत कार्य करने में विश्वास रखता है। तो इसके कारण जो है वो पूरे कमिश्नरेट कार्यालय की जो ऑफिस है उसमें वो फेमस हो जाता है। अधिकारी भी जो उसके कार्य करने की शैली से, कार्य करने के ढंग से प्रभावित होते हैं। अब जो है ये 6 दिसंबर 2025 की दोपहर के लगभग 3 बजे का समय होता है। ये रोजमर्रा की तरह फिर गाड़ी आती है और आकर के इसी जो कमिश्नरेट कार्यालय उसके अंदर चली जाती है और वो गाड़ी जो है होंडा सिटी होती है, वो गाड़ी खड़ी होती है। उसमें से वही पुलिस वाला रोज की तरह उतरता है और रोज की तरह फिर वो चाबी घुमाता है और चाबी घुमाने के बाद वो आकर के अपनी ऑफिस में बैठ जाता है। लेकिन आज कुछ खास दिन था, आज कुछ अजीब ही था मामला क्या था? मामला ये था कि आज जो होंडा सिटी उसकी कार होती है, उस कार में एक डेड बॉडी होती है, एक लाश होती है। लेकिन जब वो अपनी सीट पर बैठता है उसके चेहरे के भाव कुछ भी ना 19 होते हैं, ना 17 होते हैं, ना 20 होते हैं। जैसा रोज काम करता था उसी शिद्दत के साथ वो आज भी अपने काम में मगन है, मस्त है। जबकि किसी की कार में जानबूझ के रखी गई डेड बॉडी हो तो आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हो कि अपना चेहरा, हाव भाव आदमी छुपा नहीं सकता, घबराहट किसी तरह से छुपा नहीं सकता। मगर वो इतना एक्सपर्ट आदमी है कि उसके चेहरे पर कोई शिकन का भाव नहीं होता है। अब जो है वो सारे दिन पूरे जितना भी बढ़िया तरीके से कार्य करता था फिर भी कार्य करता है। शाम के 7, साढ़े 7 बज जाते काम करते करते, तब वो अपने अधिकारी के पास जाता है और अधिकारी के पास जाने के बाद कहता है कि साहब क्या मुझे 1 दिन की छुट्टी मिल सकती है? तो अधिकारी कहते हैं अरे क्यों नहीं, आप तो काम इतना बढ़िया करते, आप मैं मतलब आपके कार्य से बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, लेकिन छुट्टी ले जाओ, कल टाइम से आ जाना। वो कहता है ठीक सर, और वो अपना उसको छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी मिलने के बाद वो कार में बैठता है। कार में आने के जैसे ही वो बैठता है तो वो अपने भतीजे को फ़ोन लगाता है। भतीजे को फ़ोन लगाता है और भतीजे को फ़ोन लगाने के बाद अपने भतीजे से कहता है, और इसका नाम जो है विनोद भाया होता है भतीजे का। विनोद भाया को फ़ोन लगाता है, कहता है कि यार भतीजे मैं क्या तुझे बताऊं, हम पे कत्ल हो गया है और मैं जो इस डेड बॉडी को हिले लगाना चाहता हूं, ठिकाने लगाना चाहता हूं, लेकिन करो तो करो क्या, मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही है, मैं बहुत हैरान और बहुत परेशान है। तो वो जो भतीजा है वो ये नहीं पूछता है कि किसका कत्ल किया है, क्यों किया है और ये मामला क्या है, वो कुछ नहीं पूछता। कहता चाचा कतई परेशान न हो, आप मेरे पास आ जाइए, मैं सारी व्यवस्था कर देंगे, कतई इसमें हैरान व परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो इसी काम के लिए अपना एक दोस्त होता है और दोस्त का जो भतीजा होता है उसका नाम होता है शंभू मेहता। वो शंभू मेहता से बात करता है और शंभू मेहता को बताता है कि शंभू मेहता भाई ऐसे ऐसे मेरे चाचा को परेशानी आई है, चाचा मेरे आ रहे हैं, तुम जो पैसा भी बताओगे, जो बताओगे वो खर्चा दे दिया जाएगा, मगर आपको इसमें सहयोग करना है। जब ये बात इतनी हो जाती है तो अब ये चलता है। अब वो यहां से सोचता है भुवनेश्वर जहां कमिश्नरेट कार्यालय है,
कार में बैठा हुआ है, जहां इसका भतीजा रहता है उसकी दूरी 200 किलोमीटर होती है। शाम हो ही गई, 7:30 बजे उसने छुट्टी ली है। अब बात हो रही तो वो सोचता है कि यहाँ हम रास्ते से जाएंगे, रास्ते में चेक पोस्टें पड़ेंगी, तमाम पुलिस वाले चेकिंग करते हैं, अगर किसी तरह से मेरी गाड़ी चेक हुई, डिग्गी को खोला गया तो यार हम रट्टे में पड़ सकते हैं। ये सोचता है, विचारता है, लेकिन दोबारा जो है उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है और कहता है ये वर्दी किस दिन काम आएगी, जो मेरे ऊपर जो पुलिस की वर्दी धारण कर रखी है, अरे मेरा कौन क्या कर सकता है। मैं कुछ न कुछ माता पिता का बीमारी का बहाना बता देंगे, कह देंगे बहुत सख्त तबीयत खराब है, मुझे जाने दो, चेकिंग का टाइम नहीं है। ये सोच करके जो है वो गाड़ी में बैठता है और गाड़ी में बैठने के बाद वो जो है लगभग 200 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाने के बाद वो जो है वो जा करके वहाँ पहुँच जाता है और पहुँचने के बाद उसको जो है जो भतीजा करता है, जो शंभूनाथ करता है, उसके हिसाब से वो लाश को ठिकाने लगा देते और ठिकाने लगा देते हैं। तो जिस दिन लाश ठिकाने लगाई जाती है उसके 12वें दिन बाद वो लाश निकल के आ जाती है। अब ये जो कहानी क्या है, लाश किसकी थी, वो कहाँ ले जाता है, लाश ले जाने वाला कौन है, मरने वाला कौन है, ये सब जानने के लिए आप इस चैनल में लगातार बने रहिए। और एक ही रिक्वेस्ट है, इस क्राइम डायरी 9 यूट्यूब चैनल को जो है जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है कि प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना जो हम सुनाने जा रहे हैं वो सच्ची घटना जो है उड़ीसा प्रदेश की है। उड़ीसा प्रदेश, इसमें एक जिला पड़ता है और उस जिले का नाम होता है कटक। और जो जिला कटक पड़ता है उसमें एक थाना लगता है और गांव लगता है, उसका गांव का नाम होता है खुटनी। खुटनी गांव में जो है एक खुटनी गांव का एक व्यक्ति जो है वो पुलिस को फ़ोन करता है। और फ़ोन क्या करता है, वो पुलिस को जो फ़ोन कर रहा होता है वो डरा हुआ होता है, घबराया हुआ होता है, हौच पौच होता है, सहमा हुआ होता है। और जब वो फ़ोन करता है, फ़ोन करने के बाद वो कहता है खुटनी थाना जो लग रहा है उसमें, वो कहता है कि साहब हमारे यहाँ जो है एक महिला है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट क्या हुआ साहब, और वो महिला जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो बचेगी नहीं, वो मौत को प्राप्त हो ही गई है। आप जितनी जल्दी हो सको आ जाइए, नहीं तो ट्रक वाला भी जो है भाग जाएगा। जैसे ही वो फ़ोन करता है, घबराया हुआ होता है, तो पुलिस वाले फ़ोन उठाते, फ़ोन उठाने के बाद तुरंत आते, एक्शन लेते और वो तुरंत उस जगह पर घटना स्थल पर आ जाते हैं। घटना स्थल पर जब वो दृश्य देखते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं, दंग हो जाते हैं। एक मानवता की हत्या हुई है जो बहुत ही बीभत्स तरीके से है, एक्सीडेंट से। क्या है ये, जो महिला का एक्सीडेंट हुआ है वो 7-8 महीने की, 8 महीने की, 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है। और प्रेग्नेंट होने से जैसे ही उसको एक्सीडेंट होता है उसका पेट फटता है और डेड बॉडी से जो बच्चा है वो बाहर निकल के गिरता है, पड़ा होता है औंधे मुंह, और उसकी भी मौत हो जाती है। पुलिस वाले जो है जब इसकी तफ्तीश करते हैं, जांच करते हैं, आखिर ये महिला है कौन, मरने वाली कौन है। तो जब जांच करने के बाद पुलिस अपने तरीके से जांच करती है, इंक्वायरी करती है, पता करती है, तो पता चलता है कि ये जो है प्रदीप नाम का जो एक शख्स है, दीपक कुमार, ये जो दीपक कुमार है और ये 2006 का पुलिस का सिपाही है, उसकी ये पत्नी है। अब दीपक कुमार को जब पता ये चल जाता है कि दीपक कुमार की ये मतलब पत्नी है, और दीपक कुमार को फ़ोन किया जाता है, ये भी पता चल जाता है कि ये जो है भुवनेश्वर में कमिश्नरेट कार्यालय में बाबू है, सिपाही है, बाबू की पोस्ट पे। तो उसको फ़ोन किया जाता है। जैसे ही वो फ़ोन किया जाता है, दीपक कुमार जो है अपनी कार उठाते, होंडा सिटी उसमें कार है ही, और वो कार लेकर के तुरंत घटना स्थल पर आ जाते हैं। और आने के बाद वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। लेकिन ये सारी प्रक्रिया होने के बाद, पोस्टमार्टम होने के बाद, वो डेड बॉडी जो है उसको हैंड ओवर कर दी जाती है। अब जो लाश दाह संस्कार जब करने जाते हैं तो लोग
तरह तरह के विचार करते हैं। अभी इसकी उम्र ही क्या थी बच्चे इस लड़के की, देखो लड़का जवानी में अपनी पत्नी को खो बैठा है, अब इसका जीवन कैसे कटेगा, तमाम तरह की बातें होती हैं। इस घर में जो खुशियां आने थी, जो बच्चा आना था, उसकी जगह पर एक इसके ऊपर एक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होता है। इस तरह के लोग चर्चा कर रहे होते हैं। जो लड़का है वो बहुत ही अब गुमसुम रह रहा है। दीपक कुमार दाह संस्कार करने के बाद वो अपना चला आता है और आने के बाद जो है वो ऑफिस में अपना कार्य करने लगता है। अब उसी कार्य के उस पत्नी के दुख को, बेटे के दुख को भूलने के लिए जो है वो तन्मयता से कार्य करता है, और कार्य वो इसलिए करता है कि हम सच्ची श्रद्धांजलि अपनी पत्नी को दे सकें। अब वो किसी को हैरान परेशान नहीं करता है। जैसे अक्सर करके लोग फाइलों को रोक लेते हैं, टरकाते हैं, काम नहीं करते, पैसा लेते हैं, मगर उसके अंदर ये बात नहीं थी। अब ये समय तैसे गुजरता है। कुछ समय के बाद एक जो लड़की होती है उसका नाम सुमित्रा साहू होता है, और सुमित्रा साहू जो है वो ट्रैफिक पुलिस में होती है, और जो है डीएसपी कार्यालय में उसकी पोस्टिंग होती है, डीसीपी कार्यालय में। और डीसीपी कार्यालय जो है वो भी इसी भुवनेश्वर में बना हुआ है, और इस वजह से ये इसको काम पढ़ते रहते हैं। काम पढ़ने की वजह से वो दीपक कुमार के पास आती है। जब ये आपस में टकराते हैं, बातचीत होती है, बातचीत होने के बाद प्यार मोहब्बत होता है, नंबरों का आदान प्रदान कर लेते हैं। एक दिन लड़की जो है बैठी हुई थी और इनसे बात करती थी, और उसने अपना बताया कि साहब हम ऐसे ऐसे ट्रैफिक पुलिस में नौकरी करते हैं, और हम तो थी, मतलब इसकी शादी नहीं, तो वो कुंवारी लड़की थी, वो दिख रही थी। लेकिन वो लड़की उसको पूछती है कि साहब आपके जीवन में कोई आया, कोई नहीं आया, कि आपकी शादी हुई अथवा नहीं। तो वो लड़का जो उसके साथ घटना घटी वो उसको सुनाता है। वो जो घटना घटी जो उस लड़की सुनती है तो भी बड़ा वो लड़की प्रभावित होती है, और प्रभावित क्या होती है, उसे दुख भी होता है। और कहते हैं कि एक आदमी पत्नी के दुख की वजह से अपना पूरा समय, टोटल जो समय है वो अपनी नौकरी में लगा रहा है, और अच्छी श्रद्धांजलि दे रहा है कि मैं सारे लोगों का काम और ऑफिस का काम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। अब जब बातें होती हैं तो लड़की को लगता है कि इस तरह का लड़का कहाँ जीवन में मिल सकता है, और ऐसे आदमी इस दुनिया में कहाँ होते हैं। इन लोगों को अगर अवतारी कहा जाए तब भी कोई बुरी बात नहीं है। अब जो टक्कर मारी गई थी वो समय था 17 मार्च 2022 को। 23 का सब महीना आ जाता है, 23 में ये मुलाकातें होती हैं। 1 साल बीत गई थी, अब बातें चीतें होती रहती हैं। अब जो लड़का है, जो दीपक कुमार है, वो उड़ीसा के दीपक कुमार लड़का है। उड़ीसा के जो जाजपुर है जिला, उसका एक थाना लगता है, और उसका थाने का नाम होता है थाना तमका, और इसके गांव जो लगता है वो गांव का नाम होता है बांगर पाटा। ये जो बांगर पाटा है, पुलिस ने पता किया तो पता चला था ये लड़का 2006 का है। अब जो कहानी जब लड़की से हो गया है, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, नंबरों का आदान प्रदान हो गया, तो ये लड़की कहती है क्या आप हमसे शादी करेंगे। लड़का जो है कहता है कि मैंने जीवन में ये कर लिया था प्रण कि मैं अब शादी नहीं करना है। जब मेरी पत्नी एक ने साथ नहीं दिया तो मेरी पत्नी दूसरी कैसे साथ देगी, और मैंने शादी से बिल्कुल मुंह मोड़ लिया है। अब वो लड़की को और प्रभावित हो जाती है कि देखिए ऐसे भी इंसान है, इधर किसी की डेथ होती है, जॉब लगा हुआ है, खट सीना दूसरी, खट सीना तीसरी, आदमी के लिए कोई कमी नहीं है। तो वो कहता है नहीं साहब हमने मन मना लिया है कि मैं शादी नहीं करेंगे। लेकिन अब जब लड़की ज्यादा कहती है तो वो लड़का कहता है सुनो हम शादी जरूर कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। तो वो पूछती क्या शर्त होगी, कि जो शादी होगी वो आप किसी को बताएंगे नहीं, हम किसी को नहीं बताएंगे, और कोई धूम धड़ाका नहीं होगा, बस सिर्फ शादी होगी, केवल मांग में सिंदूर हो सकता है, मंदिर में शादी कर लेंगे। चूक लड़का अच्छा उसके दिमाग में था, बात बढ़िया थी, तो जो वो लड़की कहती है हमें आपकी शर्त मंजूर है। शर्त मंजूर होने के बाद वो लड़की अपने घर पर बात करती है, अपने पिता से कहती है, और जो लड़का दीपक कुमार है वो भी अपने
घर वालों को बताता है, बताने के बाद बताता है कि साहब हमें एक लड़की पसंद आ गई है। वो भी कहती है लड़की कि हमें एक जो है लड़का पसंद आ गया है, और लड़का जो पसंद आ गया है वो उसके घर वाले भी कहते तो ठीक है बेटी, हम तुम्हें लड़का पसंद आ गया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, और आपत्ति क्या है कि आप जो है शादी कर लो। तब वो जो कहती सुमित्रा साहू की लड़की कि मैं करूं तो करूं क्या, उसका कहना ये है कि धूमधाम से शादी नहीं करेंगे, इन बेफिजूली बातों में क्या रखा है। तो उनके घर वाले कहते चलो ठीक है, जैसा भी है कर लीजिए आप शादी। तो वो लड़की शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, और तैयारी नहीं होती है, वो शादी घर वालों की सहमति से जो है शादी कर लेती है। अब ये दोनों लोग रहने लगते हैं। अब चूक पत्नी है, लेकिन वो लड़की मांग में सिंदूर नहीं भरती है, बिछिया भी नहीं ओढ़ पहनती है। लेकिन जो लड़का दीपक कुमार है वो उड़ीसा में ही एक भुवनेश्वर में एक जगह होती है चंद्रशेखरपुरा। चंद्रशेखरपुरा में इसने जो कमरा ले रखा है और उसी में ये लोग रहते हैं। 23 जुलाई 2023 आ जाती है को ये दोनों जो कोर्ट मैरिज की थी वो उन्होंने 23 जुलाई 2023 को की थी। अब आते आते अगस्त 2024 आ जाती है, और अगस्त 24 में ये लड़की बात करती है और कहती है कि इस तरह से कैसे जिंदगी कटेगी, कैसे क्या चलेगा। मुझे ये बात बताने में भी शर्म लग रही है कि तुम भी किसी को बताते नहीं हो कि ये मेरी पत्नी है, और अगर लड़कियां मुझे पूछती हैं तो मैं भी बता नहीं पा रही हूँ कि मेरी शादी हो गई है। यार आपने मेरे साथ गलत किया है, शादी धूमधाम के साथ करनी थी। अब जो लड़की इसको कहती है तो वो कहती है कि तुम परेशान न हो, हम अब यहाँ पर एक फ्लैट ले लेते, कमरा ले लेते, वहाँ पर हम दोनों लोग आराम से रहेंगे, और फिर हम जो है शादी भी करेंगे धूमधाम से, फिर कर लेंगे। क्या बात है, जब हमें तुम्हें साथ ही रहना है। जब ये लड़की सुनती है कि फ्लैट बनाने की बात हो रही, भूमि लेने की बात हो रही, फ्लैट लेने की बात हो रही, तो वो लड़की 13 लाख रुपया उसको दे देती है कि लो भाई 13 लाख रुपया हम देते, कुछ रुपया तुम लगा देना, चाहे प्लॉट ले लो और चाहे मकान बना लो। अब ये महीना चलता रहता, घूमता रहता है। अब ना तो ये शादी, अब ये फिर साल एक घूम जाती है, ना इसने फ्लैट लिया, ना इसने कमरा लिया, ना ही मकान बनाया, ना ही प्लॉट लिया। अब लड़की को शंका होती है कि ये बताता भी है नहीं और मकान भी लेता नहीं है। अब उस लड़की ने जिद पकड़ ली, उस महिला सुमित्रा ने, और वो कहती है कि मैं कुछ नहीं जानते हैं, अब तुमने कागज मतलब मकान भी नहीं लिया, प्लॉट भी नहीं ली, शादी भी नहीं की, तुम क्या मुझे धोखा दे रहे हो। मैं तुम्हारे प्यार की माला जप रही हूँ, तुम्हारा ही नाम ले रही हूँ, तुम्हारे नाम से सोती हूँ, तुम्हारे नाम से जगती हूँ, और तुम मुझे लगातार धोखा दे रहे हो। अगर तुमने मकान फ्लैट नहीं लिया है तो आप हमारा रुपया लौटा दीजिए, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। 13 लाख रुपया वो, 7 लाख रुपया वो और एक्स्ट्रा मांगती है। अब वो 20 लाख रुपए की मांग करने लगी होती है, लगातार मांग करती है, लगातार लड़ाई होती है। अब जो लड़का दीपक कुमार परेशान हो जाता है। अब वो वायदा करता है कि हम फला तारीख में, अगस्त का महीना उसने बताया है कि अगस्त हम 25 में आपका पैसा दे देंगे। अब 26 अगस्त 2025 को 1 लाख रुपए का फिर वायदा करता है, लेकिन वो रुपया दे नहीं पाता है। अगस्त सितंबर इस तरह से 1 साल फिर बीत जाती है। अभी ये लड़की बहुत परेशान हो जाती है। अब वो ये कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी करेंगे और तुम्हें जो है पुलिस में भी शिकायत करेंगे। अब जो 6 तारीख जो मैंने अभी ऊपर मैंने तारीख बताई थी, वो तारीख थी 6 सितंबर 2025 आ जाती है। इस दिन वो लड़का कहता है कि आप कतई परेशान मत हो, चलो हम तुम्हें अच्छा खाना खिलाते हैं, वहीं चल के होटल में बैठ के बात करते। वो लड़की को बैठालता है और वो नहीं ले जाता है। भुवनेश्वर में एक मेहताब रोड पड़ती है जिस पर राजभवन होता है, मुख्यमंत्री का आवास भी होता है, मंत्रियों के आवास होते हैं। वो उस रोड से वहाँ जाता है, और जाने के बाद मेहताब रोड पर एक जामुन का पेड़ खड़ा हुआ है, उस पेड़ के नीचे वो गाड़ी को रोक देता है। रास्ते भर उनकी लड़ाई होती है। पेड़ के नीचे बैठकर ये समझौता करना चाहते हैं, समझौता होता नहीं है और तू तड़ाक होने लगता है। इस दीपक कुमार को गुस्सा आ जाती है। गुस्सा आने के कारण वो उसकी गर्दन दबाता है और उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उस डेड बॉडी को वो डिग्गी में पैक करता है। उसके बाद एक सुनसान जगह ले जाता है। अब उसको
उस मोबी पॉलीथिन में जो उसको पैक करके अब उसको कार में रखता है। कार में रखने के बाद ये पूरे दिन की कहानी है। और अब जो है लौट के वो है अब फोन करता है ऑफिस के बाद ये आ जाइएगा। तो वो भतीजा कहता है कि आ जाइएगा, और आने के बाद वो सीधा फोन करने के बाद जहाँ भतीजा रहता है उस भतीजे के पास वो पहुंच जाता है और भतीजा जो है इसकी डेड बॉडी को किनारे करा देता है। अब जब ये सुमित्रा साहू लड़की ड्यूटी पे नहीं आ रही होती है तो पता चलता है कि आखिर ये लड़की गई कहाँ है। अब लड़की को ढूंढा जाता है, लड़की को खोजा जाता है, लेकिन वो लड़की कहीं मिलती नहीं है। इसके घर पर पता किया जाता है लड़की के, तो उनके घर वाले जो कहते हैं कि दीपक कुमार नाम का एक लड़का है, मेरी बेटी उसके साथ रिलेशनशिप में रह रही होती है, आप उससे बात करिए। तो वो अब पुलिस वाले दीपक कुमार के देखा जाता है, दीपक कुमार को पूछा जाता है। दीपक कुमार भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, लेकिन उनकी दोनों की जब कॉल वो देखी जाती है उपस्थिति, तो उसी गांव में जहां पर ये दफनाई गई है वहां की दीपक कुमार की और सुमित्रा की फोन की दोनों की पोजीशन मिल जाती है। और ये गलती हड़बड़ा, चोर कितना भी होशियार हो, कितने भी साल मुझसे ताकत से वो कत्ल करे, यानी छुपा के एक्सपर्ट तरीके से कत्ल करे, लेकिन दोस्तों कोई न कोई गलती हो जाती है। इसमें गलती ये हुई उसका फोन स्विच ऑफ करना भूल गया था और उनकी कॉल डिटेल्स के आधार पर, लोकेशन के आधार पर इससे पूछा जाता है, इसको अरेस्ट किया जाता है दीपक कुमार को। दीपक कुमार को अरेस्ट करने के बाद वो इधर उधर की बातें बनाता है। जब पुलिस अपने हिसाब से पूछती है तो सारी कहानी का राजफाश कर देता है, बता देता है। आज की तारीख में दीपक कुमार को और दीपक कुमार के जो भतीजा है उसको, विनोद भाया को, उसकी उम्र 38 साल है और जो है उड़ीसा के क्योंझर जिला पड़ता है, उस गांव में एक गांव पड़ता है कुसुनपुर, ये वहां का रहने वाला होता है। और भतीजे का जो दोस्त होता है शंभुनाथ, तीनों को अरेस्ट करके जो है कोर्ट पेश करके जेल भेज दिया जाता है। जाते जाते अब इसकी जो कहानी जो है लंबी बड़ी जा रही, लेकिन हुआ क्या, अब इसकी जांच इसके घर वालों सीआईडी की मांग की, तो सीआईडी सीबीआई जब इसकी मांग करती है, जांच करती है, जांच करने पर यह पता चला था कि जो हत्या पहली वाली पत्नी की हुई थी, इसने उस पत्नी का 1 करोड़ का बीमा करा रखा था और ये हत्या उसने ट्रक वाले को पैसे दे करके कराई थी और उसका 1 करोड़ रुपया उसने उसका हड़पा था और यही प्रक्रिया उसने इसके साथ की थी, इसीलिए वो पैसा वापस नहीं करता है। दोस्तों, आदमी कितना भी होशियार हो, कर्मों का कुकर्मों का फल अंत पे भोगना ही पड़ता है, जैसा इस कहानी में होता है। जो आजकल लड़कियां बगैर सोचे समझे, बगैर माता पिता के जाने बूझे में और बगैर पूरी इंक्वायरी किए शादी कर लेती हैं, उनके लिए कहानी सीख देने वाली है, समझने वाली बात है कि अगर आप कहीं इस तरह से रिलेशनशिप में हैं तो कृपया ऐसा ना करें। जाते जाते ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान परेशान करना नहीं है, चूंकि आपको जागरूक करना है। जागरूक करने में आज एक पॉइंट बन के आता है, ऑल ब्यूटीफुल थिंग नॉट बी गोल्ड। प्रत्येक चमकीली वस्तु सोना नहीं होती है, चाहे वो डीएसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे किसी पद पर हो। अगर आपको शादी करना है, संबंध बनाना है, तो बहुत ही समझदारी के साथ बनाएं। ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। एक शातिर सिपाही जिसने 2 पत्नियों का कत्ल 2 करोड़ के लिए किया है। नमस्कार, धन्यवाद।